Good morning, everyone, and welcome to the class. We are going to start the revision of the chapter 6, which is in your old book, and in new book it's chapter 5. And the name of the chapter is Kingdoms, Kings, and an Early Republic. And in this, we will discuss about kingdoms, kings, and there was a kind of republic which was there in the ancient India also. So we will discuss all these things. In this regard, you must understand कि chapter is about which period, है ना, कौन सी पीरियड की बात हम कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो जो हमारा पहले का चैप्टर था, इसके जस्ट पहले अभी हमने जिसमें पढ़ा बुक्स एंड ब्यूरियल्स के बारे में कि क्या कहते थे, दैट वाज अराउंड 3500 ईयर्स अगो की बातें थी वो. अभी जो पढ़ रहे हैं हम, ये है आज से 3000 to 2500 ईयर्स अगो. ठीक है. दिस चैप्टर इज अबाउट 3000 to 2500 ईयर्स अगो. इट मीन्स अगर हम इसको बीसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अराउंड 1000 से 500 बीसी की बात हो रही है इस बुक के अंदर. ठीक है. तो व्हाट वी फाइंड दैट व्हाट वाज द प्रैक्टिस बिफोर this 3000 to 2500 years ago, which we studied in the previous chapter. So what happened that some practices started to change, and in this regard the first thing about which we are going to know is about the kings. How the kings were made, कैसे kings बनते थे, कौन किंग होता था. तो जैसे कि हमने देखा था ऋग्वैदिक पीरियड में द किंग्स वर नॉट डायनेस्टिक रूलर्स नहीं होते थे कि एक ही फैमिली के लोग ही किंग बनते थे. इस तरह का कोई प्रैक्टिस ऋग्वैदिक पीरियड में अराउंड 3500 ईयर्स अगो दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस वाज नॉट डेवलप्ड, एंड द किंग वाज यूज्ड टू बी चोजन. ठीक है. ही वाज चोजन बाय द पीपल. लोग उनको जना जो थे, जना को हमने डिस्कस किया था, जना जो थे वो उनको चूज करते थे. एक तरह से वो लीडर्स होते थे हु यूज्ड टू लीड पीपल इन द बैटल. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आने लगा. क्या चेंजेस आया कि जो राजा बनने के तरीके थे उसमें हम देखते हैं कि कुछ चेंज आने लगे. और इसी चेंजेस में एक जो मेजर चेंज ये आया कि सम men now started to become raja by performing sacrifices. Big sacrifices were performed by the some men, and by performing these sacrifices they become the king. And one such big sacrifice was named as Ashwamedha Yagya. Okay, ऐसा ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सैक्रिफाइस था उसको हम लोग कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ या अश्वमेघ सैक्रिफाइस. नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस रिचुअल, दिस यज्ञ वाज परफॉर्म्ड. कैसे ये सैक्रिफाइस होता था, इसके बहुत सारे इसमें रिचुअल्स होते थे. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट ऑल्सो. इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ रामायण देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस अश्वमेघ यज्ञ. किसी न किसी एक आइडिया होगा आपको, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. देखिए क्या होता था ना, एक जो भी राजा है वो अपने एक हॉर्स को छोड़ देता था. ठीक है. एकदम फ्रीली मूव करने के लिए द हॉर्स वॉज लेफ्ट बाय द किंग टू मूव फ्रीली. ठीक है. लेकिन उसके पीछे क्या होते थे, राजा की जो लोग होते थे, गार्ड होते थे, मिलिट्री पर्सनल्स होते थे, वो उसके पीछे पीछे चलते रहते थे. घोड़ा को जहाँ मन है ही विल मूव फ्रीली, बट ही विल बी फॉलोड बाय सम मैन ऑफ द राजा. ठीक है. अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हॉर्स वॉन्डरिंग कर रहा है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ वॉन्डरिंग द हॉर्स में एंटर द किंगडम ऑफ सम अदर किंग. है ना. इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो घूमते 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 किसी और किंग के किंगडम में एंटर कर जाएगा. तो अगर जब वो किसी और किंग के किंगडम में एंटर करेगा, और क्या होगा कि अगर उस किंगडम में एंटर करने पर वो किंगडम जिस किंग का है वो मान लो उसको रोक देता है.
ठीक है कि नहीं, इस ये हॉर्स दूसरे किंगडम से आया है, इसको हमारे किंगडम में नहीं घुसना है, उसको वो घुसने से रोक दे रहा है, वहाँ पे घूमने से मना कर दे रहा है। तो उस केस में जैसे ही हॉर्स को रोका जाएगा दूसरे किंगडम के किंग के तरफ से, तो इसी कारण से, क्योंकि उसने हॉर्स को रोका है, क्या होगा, वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाएगी, बैटल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस बैटल में फिर क्या होगा कि जिसने घोड़ा छोड़ा है, हॉर्स को जिसने छोड़ा है और जिसने हॉर्स को नहीं घुसने दिया है अपने किंगडम में, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई में क्या होगा कि जो जिसने हॉर्स को छोड़ा है वो जीत गया तो किंगडम फिर उसी का हो जाएगा, और अगर वो हार जाता है तो फिर जो जिसकी किंगडम थी उसकी किंगडम उसी की रहेगी, है ना। इसमें एक और तरीका होता है कि मोस्टली क्या होता था, जो उस समय का प्रैक्टिस था वो यही था कि जो अश्वमेधा यज्ञ कि जो करने वाले जो राजा होते थे, द किंग यूज्ड टू बी वेरी पावरफुल। ठीक है, तो जब उस तरह के राजा का हॉर्स आता था किसी भी दूसरे किंगडम में, तो मोस्टली किंग्स जो होते थे वो उसको ना नहीं कहते थे, उसको रोकते नहीं थे, बिकॉज देयर वॉज अ काइंड ऑफ फियर कि दे विल नॉट बी एबल टू विन द फाइट। इफ दे विल स्टॉप द हॉर्स, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फाइट बिटवीन द टू किंग्स, एंड द किंग हु हैज लेफ्ट हिज हॉर्स इज पावरफुल, है ना। तो वो एक फियर होता था कि वो पावरफुल राजा है और उसके साथ हम नहीं उससे जीत नहीं पाएंगे। तो मोस्टली यही होता था कि उसको छोड़ दिया जाता था कि एंटर करेगा वो हमारे किंगडम में, और दूसरा किंगडम का जो राजा है वो उसको नहीं रोकता था। ठीक है, तो इस तरह से वो हॉर्स अगर अलाउ कर दिया जाता था पास होने के लिए, इसका ये मतलब होता था कि उस राजा ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जिसने हॉर्स को छोड़ा है, जो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ही इज़ मोर पावरफुल देन हिम, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिम। और उसके बाद क्या होता था कि जिस राजा ने अपने किंगडम में हॉर्स को क्रॉस करने दिया, उस राजा को सैक्रिफाइस के रिचुअल्स में बुलाया जाता था। जब वो सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था तो उस समय उन राजाओं को, उन किंग्स को इनवाइट किया जाता था जो अपने अपने किंगडम से हॉर्स को पास होने देते थे। ठीक है, और चूंकि वो पास होने दिए हैं, इसका मतलब दे हैव एक्सेप्टेड दैट द किंग हु इज डूइंग दिस सैक्रिफाइस इज मोर पावरफुल। तो एक तरह से उसकी डोमिनेंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दे हैव एक्सेप्टेड द डोमिनेंस ऑफ दैट किंग हु इज परफॉर्मिंग दिस सैक्रिफाइस, एंड दैट इज व्हाई these kings were invited in the sacrifice, and when they went in that sacrifice, in the rituals, in the performance of that sacrifice, at that time these kings brought gifts for the powerful king, है ना। जो powerful king होते थे उनके लिए वो गिफ्ट्स लेकर आते थे। तो इस तरह का जब रिचुअल्स होता है, जब हॉर्स अश्वमेधा यज्ञ हो रहा है, तो इसमें जो सेंट्रल फिगर होता था वो कौन होता था? इस अश्वमेधा यज्ञ का जो सेंट्रल फिगर था वो राजा था। ठीक है, सेंट्रल फिगर was king. Okay, and उसको as he was holding a central figure, that is why he had a very special seat. बहुत ही स्पेशल सीट होती थी उसको बैठने के लिए, जो कि एक थ्रोन होता था, या फिर टाइगर का स्किन पे भी उसको बैठने के लिए कहा जाता था, जो कि और कोई नहीं बैठ सकता था उस तरह के सीट पे, है ना। तो उसको सेंट्रल फिगर बनाया गया था। एंड उसका जो चैरियोटियर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चैरियोटियर? चैरियट, you know the meaning of chariot, है ना। In the previous chapter also we have discussed chariot, जिस पे बैठ करके राजा जो है वो चैरियट पे बैठता है, कोई चैरियट को चलाने वाला होता है, और बैटल्स इसी चैरियट्स पे लड़े जाते थे। तो जो चैरियट को चलाने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड चैरियोटियर्स। ठीक है, चैरियट से ही बना है ये वर्ड चैरियोटियर्स, जो कि चैरियट को चलाने वाले थे। ठीक है, तो जो चैरियोटियर होते थे ना,
तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है कि ही इज़ विद द किंग इन द बैटल फील्ड, है ना। जो बैटल फील्ड है उसमें अगर कोई राजा के साथ है तो ही इज़ हिज चैरियोटर ओनली। तो चैरियोटर जो होता है ना, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, सारा कुछ विटनेस किया होता है, ऑब्जर्व किया होता है कि राजा कितना पावरफुल है, कि उसने पावरफुली, उतने स्ट्रांगली उसने बैटल को लड़ा और जीत गया। तो वो इस रिचुअल में क्या होता था, राजा को तो सेंट्रल फिगर दिया जाता था, स्पेशल शीट दी जाती थी, और जो उसका चैरियटियर होता था वो उसकी ग्लोरी के टेल्स को गाते रहता था ड्यूरिंग द सैक्रिफाइस, कि वो किस तरह से कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, कैसे उसने अपने एनिमी को हराया, कैसे उसने इतनी सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लिया। तो उसके विक्ट्री की, उसकी ब्रेवरी की, उसकी ग्लोरी की वो गुणगान करते रहता था। ठीक है। और इसके अलावा क्या देखते हैं कि जो किंग होता था उसके रिलेटिव्स भी थे, जैसे उसकी वाइफ हैं। वाइफ तो उस समय एक नहीं होती थी, कई सारी वाइफ्स होती थी, है ना। तो किंग की वाइफ्स थी, देन सन्स होते थे, उनको भी कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट वाले रिचुअल्स नहीं दिए जाते थे वाइफ्स एंड किंग्स को, वाइफ्स एंड सन्स को, बट दे वर ऑल्सो सपोज टू डू सम रिचुअल्स, माइनर रिचुअल्स। ठीक है। और जो राजा ने अपने अपने टेरिटरी से उनको जाने दिया, हॉर्स को जाने दिया, जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि किंग इज मोर पावरफुल देन हिम, उन राजाओं को इनवाइट किया जाता था। तो वो गिफ्ट लेकर तो आते थे, बट उनको कुछ भी रिचुअल परफॉर्म नहीं करना होता था। दे जस्ट हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। उनको और कोई काम नहीं होता था, बस बैठ करके आपको देखना है ना। और इसके अलावा जो प्रीस्ट होते थे वो सारे मतलब जो भी रिचुअल्स हैं वो प्रीस्ट की तरफ से किए जाते थे, और वो सेक्रेड वाटर स्प्रिंकल करता था किंग पे, जो कि आज भी हिंदुइज्म के अंदर आज भी इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं वो जिस वाटर को मतलब जिसको हम कहेंगे कि सेक्रेड वाटर है उसको स्प्रिंकल करते हैं लोगों पे, तो वो किंग पे स्प्रिंकल करते थे। ठीक है। और उसके अलावे वहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल भी होते थे, जिन ऑर्डिनरी पीपल को हम विश्य या वैश्य कह रहे हैं, वो भी वहाँ पर आते थे। और ये जो वैश्य थे वो दे ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द किंग। ठीक है। तो इस तरह से ये सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी सोसाइटी में अभी तक में सोसाइटी में बहुत हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था, और एक पर्टिकुलर क्लास था, एक पर्टिकुलर कास्ट था, नॉट क्लास, कास्ट था, जिसको शूद्रास कहा जाता था। और शूद्रास जो था वो उनको किसी भी तरह के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। वो पूरी तरह से इस सेक्रीफाइस, ये जो अश्वमेधा यज्ञ हो रहा है, इसमें शूद्रास को एंटर करने की कोई भी परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जिस पीरियड की हमने अभी बात की, यानी कि ये 1000 से 5000 BC, ये पीरियड, और जो पहले की हमने बात की है 3500 ईयर्स अगो, यानी कि 1500 BC की बात की थी, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड था। तो ऋग्वैदिक पीरियड और आज ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है सोसाइटी के अंदर। क्यों सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंसेस आते हैं? देखो, हमने देखा था ना, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमने देखा था 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये 4 वेदा हैं। ठीक है। अब ये इनमें से ऋग्वेदा जो था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लिखा गया था, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय के उस समय के और उस जगह पे कैसी लाइफ होती थी इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। तो और उसके बाद के जो वेदास हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, दो दीज टर्म्स आर नॉट यूज्ड इन योर बुक, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे पास अभी आई विल जस्ट राइट डाउन, देन इट विल बिकम क्लियर टू यू। ठीक है। तो वेदा हमने देखा है, ऋग्वेदा, सामवेदा,
यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ये 4 वेदास थे। सो इन सारे वेदास में जो फर्स्ट वेदा है, पहला जो ओल्डेस्ट वेदा जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो कुछ भी हमें ऋग्वेदा से जो कुछ भी हमें पता चला उस, और जो पीरियड था, जो टाइम था, दैट इज 3500 ईयर्स अगो, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। जो प्रीवियस चैप्टर था दैट वाज अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड। और ये तीनों जो वेदा हैं, ये तीनों का जो टाइम है, इसी को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ कि बाद के टाइम को हम देख रहे हैं। ठीक है, जो वेदास बाद में लिखे गए उस समय के लाइफ को ये डील करता है। और जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अबाउट दिस पीरियड ओनली, जो कि हमारा 3000 से लेकर के 2500 ईयर्स अगो का टाइम है। ओके, 3000 टू 2500 years ago. ठीक है। So what we find that in the society there were different types of people, different groups of people. People used to do so many things, like some were priests, some were warriors, some were farmers, some herders, some were traders, craft persons were there, then laborers, fishing folk, and forest people. All these people were there in the society. Okay, and what we find that in the this Rigvedic period, the society was based on the principle of equality. है ना, every so many groups were there, but the basis of the group was not birth. It's not कि जिस भी ग्रुप में आपने बर्थ लिया है आप उसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे, आपको वही काम करना है। आपके काम से आपका ग्रुप डिसाइड होता था, न कि आपके बर्थ से आपका ग्रुप डिसाइड होता था। इट वॉज ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। तो सोसाइटी में उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट इक्वालिटी पे बेस था और वर्क के बेसिस पे लोगों का डिफरेंट ग्रुप्स बना हुआ था। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड को देख रहे हैं, जो कि हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इस समय में क्या हुआ कि जो सोसाइटी थी वो इक्वालिटी से वो पीछे चली गई। इक्वालिटी पर जो बेस्ड सोसाइटी होती थी वो अब इनइक्वालिटी पर बेस्ड होने लगी, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो प्रीस्ट थे उन्होंने ही डिवीजन किया। ये जो डिवीजन आया सोसाइटी में कि 4 वर्णास का डिवीजन, हम लोग ये सब कुछ पहले कर चुके हैं ना। सो नाउ इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड यू। तो प्रीस्ट ने जो वर्णा का डिवीजन किया, वो क्या किया कि उन्होंने वो सारे वर्णों को, मतलब सारे लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। एवरी ग्रुप विल हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस। और ये ग्रुप किस बेसिस पे बना था? ये ग्रुप बर्थ के बेसिस पे बन गया। पहले ये वर्क के बेसिस पर था, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड इट वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि ये जो वर्णा में 4 वर्णा में इन्होंने डिवाइड किया लोगों को, 4 ग्रुप में जो लोगों को डिवाइड किया, वो ग्रुप्स का जो डिवीजन था दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एक्चुअली इट वाज हायरार्किकल। इट्स अ टफ टर्म। हायरार्की का मतलब अगर आपको समझना है तो इसको आप यू कैन अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि एक सीढ़ी के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे सीढ़ी में क्या होता है, जब हम सीढ़ियों को देखते हैं उसके जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, फिर एक और ऊपर होता है, फिर एक और ऊपर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप, है ना। जो लैडर होता है, जो स्टेयर केस होता है, उसके स्टेप्स ऐसे ही होते हैं। तो दिस इज हायरार्की। एक मतलब हर का इक्वल नहीं है, बल्कि कोई ऊपर है, कोई उसके नीचे, फिर कोई उसको और नीचे, कोई उसको और नीचे। इस तरह के सिस्टम को ही हम हायरार्किकल कहते हैं। तो हायरार्किकल हो गया। ये कैसे हायरार्किकल हो गया? पहले आप हायरार्किकल वर्ड को समझ लीजिए।
हायरार्किकल, हायरार्की है, पहले हायरार्की समझिए, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या हुआ, वही जो अभी मैंने जस्ट नाउ बताया कि एक जो स्टेयर केस होता है उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि फ्लैट लेवल पे हो, सारे स्टेप्स एक साथ होते, तो फिर हम तो कहीं ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको हम इसी को हायरार्की कहते हैं, और इससे हायरार्की में ही हायरार्किकल जो है वो एक वर्ड बन गया जिससे कि जो एडजेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। इससे नहीं मतलब है, आपको हायरार्की समझना है, ठीक है। तो हायरार्की जो है वो मेंटेन किया गया सोसाइटी के अंदर। कैसे मेंटेन किया गया सोसाइटी के अंदर हायरार्की, कि एक ग्रुप को बोल दिया गया कि सबसे ऊपर का ग्रुप है, सबसे सुपीरियर ग्रुप है, ठीक है। और वो सुपीरियर ग्रुप कौन था, वो सुपीरियर ग्रुप था ब्राह्मण्स का, और उसके बाद वाला ग्रुप जो था वो क्षत्रियस का ग्रुप था, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर का ग्रुप था वो ब्राह्मणास था, ठीक है। ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड एज नंबर 1 सुपीरियर ग्रुप है। और इसका क्या फंक्शन था, इस ब्राह्मण्स का जो ग्रुप है इसका फंक्शन था रिचुअल्स को परफॉर्म करना, जो भी पूजा पाठ की जा रही है वो ये ब्राह्मण्स ही करते थे। और ये जो डिवीजन किया गया ना सोसाइटी का, इसको करने वाला भी कौन था, इसको करने वाले भी ब्राह्मण्स ही थे। तो उन्होंने अपने आप को सबसे नंबर 1 पे रखा कि हम सुपीरियर हैं, सोसाइटी में हमारा जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है। जो सीढ़ी जैसी जो संरचना की बात हो रही, जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, तो उसमें इस सबसे ऊपर वाले स्टेप पे कौन है, सबसे ऊपर वाले स्टेप पे ब्राह्मण्स है, ठीक है, जो कि रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। और दूसरी पोजीशन पे कौन है, दूसरी पोजीशन पे क्षत्रियास है। अब ये क्षत्रियास जो है, ये इनका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्षत्रियास। क्षत्रियास जो है वो दे आर वॉरियर, जो कि बैटल लड़ते हैं। हमने पहले भी देखा ना, पीछे के चैप्टर में भी देखा, इसमें भी देख रहे हैं राजा के बारे में। अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंग, कि हाउ दे परफॉर्म्ड दिस अश्वमेघ यज्ञ। तो ये जो राजा होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज क्षत्रियास, ये वॉरियर होते हैं। इनका मेन काम क्या है, लड़ना, दूसरे राजा से लड़ना, और उनके लैंड को ग्रैब करना, उनके पीपल को ग्रैब करना, उनके रिसोर्सेज को ग्रैब करना, ठीक है। तो दे आर नोन एज क्षत्रियास। और इनका जो पोजीशन था वो कहाँ पर था, ये सेकंड पोजीशन पर थे सोसाइटी में। इनको दूसरे पोजीशन दिया गया था बाय द प्रीस्ट। ब्राह्मण और प्रीस्ट एक हुए, ठीक है, क्षत्रियास और वॉरियर्स एक हुए। किसका क्या काम है ये यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे कौन है सोसाइटी में, क्षत्रियास के बाद। नाउ आफ्टर दीज क्षत्रियास देयर वाज अनदर ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज वैश्य। वैश्य, और जब हम इसको प्लूरल लगाएंगे तो ये बन जाएंगे वैश्यस, ठीक है। ये जो वैश्यस थे, इनका क्या काम था, what was their function? Their function was the people who were farmers, the people who were herders, the people who were traders, they were known as vassals, and their position was third. ये हायरार्की में थर्ड पोजीशन पे आते थे, ठीक है। और इनके बाद जो हम देखते हैं कि चौथी जो प्लेस पे थी, या फिर जिसको हम कहेंगे लोएस्ट पोजीशन जो था, वो किसको दिया गया था, वो शूद्रास को दिया गया था, ठीक है। The lowest position was given to शूद्रास। अब शूद्रास के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि उनको किस तरह के किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन दे हैव टू फेस। बट यहाँ उसके पहले हम ये समझ लें कि ब्राह्मण्स फर्स्ट है, सेकंड क्षत्रियास है, थर्ड वैश्यास है और फोर्थ शूद्रास है। इसमें ये डिवीजन करने वाला कौन है, डिवीजन करने वाले ब्राह्मण्स ही थे। और दूसरी चीज जो है वो ये समझना है कि रिचुअल्स में और सैक्रिफाइसेस में पार्टिसिपेट करने का जो राइट था वो क्षत्रियास को, ये तो करवाते थे रिचुअल्स, ब्राह्मण्स तो करवाते थे रिचुअल्स,
और उस रिचुअल्स में सैक्रिफाइस करने का या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं रिगार्डिंग दिस रिचुअल, वो सब करने का राइट जो था वो क्षत्रियास और वैश्यास को तो था, लेकिन शूद्रास को नहीं था। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इट ना कि जब अश्वमेघ यज्ञ होते थे तो उसमें वैसे भी राजा तो इनवाइट किए ही जाते थे। राजा जो जिसने यज्ञ कराया है वो तो सेंट्रल फिगर होता था। उसके अलावा जो राजा ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि वो स्ट्रांग है, उनको भी इनवाइट किया जाता था। वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी आते थे गिफ्ट लेकर के, लेकिन उसमें शूद्रास को कहीं भी कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे आखिर शूद्रास के बारे में क्या सोच थी और ये किस तरह से होता था। ठीक है, वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस रिगार्ड कि जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी हो रहा है दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, बर्थ के बेसिस पे था। अगर किसी का ब्राह्मण फैमिली में बर्थ हो रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज ब्राह्मण ओनली, तो he or she may not have the quality, the talent, still he or she will be considered as Brahmin because everything was decided by birth. The qualities, the work, the talent has nothing to do with this. ठीक है, ये चीजें पहले नहीं थी। जिस ऋग्वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं वहां पर वर्क डिसाइड करता था कि किसका क्या ग्रुप होगा, लेकिन अब जो है वो बर्थ डिसाइड करने लगा कि किसका क्या ग्रुप होगा। और इसी के साथ जिसको हम कहेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स जो थे, गंदगी जो थी, बुराइयां जो थी, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो हम फोकस करेंगे, पहले तो ये आप इस ये सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया। इसके नीचे कौन है? क्षत्रियस। इसके नीचे कौन है? वैश्य। इसके नीचे कौन है? शूद्रास, है ना। तो इस तरह से ये हायरार्की मेंटेन की गई थी। अब हम देखेंगे जो शूद्रास थे उनको उनकी कंडीशन क्या थी सोसाइटी में। जो शूद्रास थे उनको ये माना जाता था कि दे आर देयर टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। जो बाकी के 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप्स को इनको सर्व करना है। इनका अपना कोई लाइफ नहीं है। दे आर नॉट फॉर देयर ओन सेल्फ बट देयर एग्जिस्टेंस इज फॉर दीज 3 ग्रुप्स ओनली। इन तीनों की सर्विस करना ही इसका काम है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिया गया था जो कि हाईली इलॉजिकल लॉजिक है। ठीक है, जिसको कि हम लोगों को उतने डिटेल में नहीं समझने की जरूरत है, बट ये जो डिवीजन किया गया ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट था और इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना गया। ये समझा गया कि ये कहा गया कि ये बस इनके लिए ही काम करने के लिए है। ठीक है, तो एक तो शूद्रास की कंडीशन ये थी। उसके अलावा जो सोसाइटी में एक और ग्रुप था जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी, जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एंड दैट ग्रुप वाज द ग्रुप ऑफ वुमेन। जो औरतों का ग्रुप था, जो औरतें थी, उनके साथ भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था। उनको कभी भी बराबरी का हक नहीं मिला इन लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऋग्वैदिक पीरियड में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जिस पीरियड की अब हम बात कर रहे हैं उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो गए थे। ठीक है, और इसमें हम एक ये देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही एक क्या इस तरह के बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस जो थे वो चलते थे सोसाइटी में। इसमें से एक जिसका मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, वो है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो थी वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। अब ये अनटचेबल्स में कौन आ रहे हैं? अनटचेबल्स में
शूद्रास को रखा गया और वो ऐसे लोग थे जो कि एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को करने वाले या हंटर और गैदरर्स जो थे उनको शूद्रास माना गया। वो लोग जो कि ब्यूरल्स को परफॉर्म करते थे उनको माना गया, ब्यूरल्स एंड क्रिमेशन करने वाले, इन सबको बिल्कुल अनटचेबल के कैटेगरी में रखा गया। और ये ऐसा कहा जाता था, जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण्स थे, उनका कहना था कि इनके साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनसे टच हो जा रहे हैं, इस तरह के इस ग्रुप को बिलोंग करने वाले जिनको हम शूद्रास कह रहे हैं, अगर आप इनसे टच हो जा रहे हैं तो आप पोल्यूटेड हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग वॉज देयर। तो इस कारण से शूद्रास के साथ बहुत सारे एट्रोसिटीज़ होते थे, उनको कहीं भी पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं मिलती थी, और अगर वो कभी भी उनको गांव से होकर के गुजरना होता था तो उनको कुछ ऐसे बजा करके निकलना होता था, ताकि लोग जान जाए कि हाँ, उस साउंड से पीपल शुड बिकम अवेयर दैट untouchable is untouchable and untouchable is entering the village, तो उसके लिए वो जगह छोड़ दें। This type of condition was prevailing. This is highly inhuman condition, but it was prevailing not for 1 year or 2 years or some years, but it was for centuries, and that is the reason for backwardness of this particular group. So this is all for today, and now we will discuss other important things of this chapter in the next video. Okay.